न्यूक्लियाई, जिससे पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट, जिसको आप देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और दुश्मनों को भी शेयर कीजिए। और अब नहीं चलेगा सैया भैया, क्योंकि पेपर आ गया भैया। तो देखो जरा जल्दी से, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ पर हम पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं चैप्टर नंबर 13, इसका नाम क्या है, न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियाई का और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस। तो आप जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, न्यूक्लियस क्या होता है भाई मेरे, एटम का सेंटर पार्ट, या एटम का सेंटर पार्ट या कोर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और ये एटम है, एटम का जो सेंटर पार्ट है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन। और यहाँ पर एक और वर्ड आएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, ये पूरा पार्ट तो न्यूक्लियस है, ये पूरा पार्ट क्या हमारा, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई है। बट इनके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन क्या होते हैं भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन। और ये अलग है न्यूक्लियाई। फिर मास नंबर क्या होता है, मास नंबर कुछ नहीं मेरे भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कोई मास नंबर बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियॉन और मास नंबर बात एक ही हो गई है। और इस चैप्टर में और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, किसके बराबर होता है, किस बात पर डिपेंड करता है। तो वहां पर देखिए, जो कि हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, या उसकी साइज बोला मतलब रेडियस बोल दो। तो रेडियस क्या होती है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास नंबर के पावर 1/3। ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम कि भाई हमने जो अभी देखा, जो साइज है या रेडियस है न्यूक्लियस की, वो क्या है, मास नंबर के 1/3। इसका मतलब मास नंबर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगी। और तुम जानते, कोई मोटा इंसान है, उसको देख के ही बता सकते कि इसका वेट ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, और जो ऐसा है तो उसका मास क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब बस ऐसे यहाँ पर रेडियस वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मास नंबर की पावर 1/3। 1/3 को और क्या बोल सकता हूं मैं, क्यूब रूट भी बोल सकता हूँ, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये तो सिंपल मैथ्स है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी को भाई, ये 1/3 को इस तरफ जाएगा तो आर की पावर क्या हो सकती है, 3। आर की पावर 3 इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। घुमा फिरा के कुछ भी पूछे, थोड़ा बहुत अपने को आना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में रहता है, थोड़ा बहुत चलाते हैं वो दिमाग, अपन भी अच्छे से चलाओ। फिर हमारा प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट, जिसको हम यहाँ पर आर नॉट बोलेंगे, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट ए की पावर 1/3। और आर नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10⁵ के इक्वल होती है, वो आपको दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में, डोंट वरी। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम जनरली हम कैसे मानते हैं न्यूक्लियस को, स्फेरिकल शेप। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो V इक्वल टू 4/3 पाई, आर की जगह क्या रख दूंगा भाई, आर प्रोपोर्शनल किसके हैं, मास नंबर के। मास नंबर मतलब 1/3, ए की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है, इंटू क्यूब। तो आप देख पा रहे हैं कि ए की पावर 1/3 और ये 3 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट। तो हमारा जो V आ जाएगा वो V किसके इक्वल आ जाएगा, 4/3 पाई ए आ जाएगा, 4/3 पाई ए। तो ये समझ में आया हमको, जो वॉल्यूम है 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मास नंबर के। तो ये क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम हमारा जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड करता है, मास नंबर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए डेंसिटी भाई, जो कि डिपेंड नहीं करती पर पूछ लेते हैं कि डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, बात एक ही है मेरे राजा, डोंट वरी। तो क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है मेरे राजा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है सर, केजी में मेजरमेंट करते हैं, तो मास नंबर में अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास लगभग क्या होते हैं, सेम, तो मास नंबर में आपने प्रोटॉन के मास या न्यूट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई कर दिए तो वही क्या जाता है हमारा मास ऑफ एटम। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब।
और फिर मैंने अभी तुमको बताया हूं क्या लिख सकते हैं हम, आर की जगह है आर, क्योंकि साइज होता है किसका, अपना नहीं, न्यूक्लियस का, 4/3 पाई। आर क्या होगा, ए की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है, तो आर की जगह मास नंबर की पावर 1/3 कर दिए इंटू 3, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और ए और ए भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैंसिल आउट, तो क्या जाएगा, ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 4/3 पाई ए से ए कैंसिल आउट, मास ऑफ प्रोटॉन ये कांस्टेंट होता है, 4/3 पाई सब कांस्टेंट होता है, तो डेंसिटी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, डिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, मतलब ए पे डिपेंड नहीं करती है, ये फिक्स होती है, सभी की वैल्यू फिक्स होती है, अप्रोक्सीमेट 10⁻17 kg पर मीटर, क्योंकि वो आप बुक में देख लेना, एनसीईआरटी में दिया है, शायद माइनस में होगा, देख लेना आप। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थोड़ा बहुत तो आप लोग भी करो। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है भाई, इस चैप्टर में फिर हमारे कुछ टॉपिक्स है, जैसे आइसोबार, आइसोटॉप और आइसोटोन, इनमें अपने को इन रिलेशन पता होना चाहिए। किसको बोलते हैं मेरे राजा आइसोबार, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो बार याद रखो, बार मतलब भार, भार, तो भार वेट का मतलब आइसो बार, आइसो मतलब सेम, बार मतलब भार, और आइसो बार से समझ में जाएगा कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर क्या होगा, सेम मास नंबर, सेम मास नंबर। अगर 2 न्यूक्लियस है उनके मास नंबर, या 2 एटम है जिनके मास नंबर क्या है, सेम है, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोबार। एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे आइसोटॉप्स होते हैं, हमारा नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना होता है 14, और वहीं कार्बन का 6 होता है और कार्बन का आइसोटॉप 14 होता है, मास नंबर सेम हो गए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए, तो इसको हम बोल सकते हैं। और एक और एग्जांपल आई थिंक पोटेशियम और कैल्शियम भी है, जो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आइसोटॉप, आइसोटॉप किसको बोलते हैं भाई, आइसोटॉप जिसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट, सेम एटॉमिक नंबर। अगर 2 हमारे एलिमेंट या 2 एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से, और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, सेम एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब, और सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट डिफरेंट क्या हो जाएंगे, मास नंबर, उनको क्या बोलेंगे हम, आइसोटॉप। जैसे 1H1, 1S2, 1S3, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स पढ़े हैं ना भाई हमने, तो इसका मतलब हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम बोलते हैं इसको। कार्बन के भी आइसोटॉप होते हैं 6, 12 और 6, 14, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में अभी हम पढ़ेंगे, यूरेनियम मेरे राजा 92, 235, और एक और होता है इसका आइसोटॉप 92, 238, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ये हमारे हो गए आइसोबार, आइसोटॉप, और आइसोटोन बोल दिया जाए तो आइसोटोन क्या हो जाएगा मेरे भाई, आइसोटोन का मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक, टोन मतलब न्यूट्रॉन, टोन न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हमारे कोई 2 एटम्स है या 2 न्यूक्लियस है जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो देखो जरा, नाइट्रोजन 7 और 14, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे होता है भाई, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, मास नंबर कितना है 14, ऊपर जो लिखा रहता है, एटॉमिक नंबर क्या है नीचे 7, कितना बचा हमारे पास 7, तो भाई इससे अच्छा 7 7, तो कोई और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 16, इससे अच्छा मेरे हिसाब से दूसरा वाला एग्जांपल ले लो जिसमें न्यूट्रॉन सेम है, जैसे कार्बन 6 और 14, और एक हम ले लेते हैं किसके, ऑक्सीजन 16 और 8, तो इनके देखो जरा, इस वाले के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना है 14 माइनस 6, कितना बचेगा 8। सेम ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन देखो, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर,
मास नंबर कितना है 16 माइनस एटॉमिक नंबर 8, तब बचा 8। इसके पास भी 8 न्यूट्रॉन है, इसके पास भी 8 न्यूट्रॉन है, मतलब ये दोनों कैसे हो गए आइसोटोन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम भाई। तो नेक्स्ट हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? नेक्स्ट हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई वो है, बताओ यार तुम लोग, क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। जो कि हम देखते हैं जो हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक प्रोटॉन होता है क्या? नहीं, बहुत सारे प्रोटॉन और बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं। सर कैसे पता? तो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर कितना होता है मेरे राजा? 23। तो इसमें जो एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, जो एटॉमिक नंबर होते हैं वही नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से ये समझ में आया हमको कि क्या समझ में आया कि भाई न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन और बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा एटम ले रहे हैं आप और कौन सा न्यूक्लियस ले रहा है। तो आप देख रहे हो कि आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस में कितने फोर्सेस लगते हैं, तो टोटल 3 फोर्सेस लगते हैं। कैसे सर? आपको मालूम है कि न्यूट्रॉन का भी क्या होता है? मास होता है, और प्रोटॉन का भी मास होता है, जो कि केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg जो सब दिया रहेगा। मास ऑफ प्रोटॉन जो याद नहीं करना है, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। इसका मतलब इन दोनों के मास होते हैं और लगभग बराबर होते हैं। तो जब भी टू बॉडी और उनके मास, अगर मास है किसी भी टू ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है, तो उनके बीच में आपने 11th क्लास में पढ़े ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। मतलब टू मास बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। किसी किसी को लग रहा था नहीं सर वो तो अर्थ बस अट्रैक्ट करती है, बेटा उसको ग्रेविटी बोलते हैं। और कोई भी टू मास बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, दोनों के मास होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास न्यूक्लियस में फर्स्ट फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है हमारा भाई। और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसके बिटवीन? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के भी मास होते हैं, न्यूट्रॉन के भी मास होते हैं, मतलब इन सबके बीच में लग रहा है। जो भी मास एलिमेंट, मतलब जो भी न्यूक्लियॉन है पूरे सबके बीच में लग रहा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि सबका मास होता है। नेक्स्ट आता हमारे पास प्लस। प्लस क्या करते हैं? प्रोटॉन प्रोटॉन दिख रहा है आपको? प्रोटॉन प्रोटॉन क्या कर रहे होंगे वहां पर? रिपेल। फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हमने कूलम्ब्स लॉ से। प्लस प्लस चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। मतलब हमारे पास एक कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है भाई। और वो किसके बिटवीन लग रहा है? प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में हमारा क्या लग रहा है? यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। एक और फोर्स बचा है। अब हमको यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्ट कर रहा है, पर यहाँ पर कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। तो इस हिसाब से प्रोटॉन को बाहर चला जाना चाहिए। पर मेरे राजा, भले आपने यहाँ पर पढ़ा है क्या फर्स्ट चैप्टर में कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो 10 टू पावर 40 टाइम्स के अप्रॉक्स होता है। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। इतना ज्यादा बड़ा होता है। बट क्या है कि यहाँ पर इसलिए तो एक हमने नया फोर्स लाया है जिसको हमने न्यूक्लियर फोर्स बोला, वरना हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाता? गड़बड़ हो जाता। तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करते, सही बात है, उसमें ज्यादा रिपल्सन फोर्स लगेगा। पर एक थर्ड हमारा जो भाई साहब पूरे यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, पूरे नेचर में या यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है हमारा? भैया सही वाला नहीं है, कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स हमारा, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है पूरे वर्ल्ड में और यूनिवर्स में। और ये किसके बीच में लगता है? न्यूक्लियॉन के बीच में। न्यूक्लियॉन के बीच में, इसका मतलब ये समझ में आया हमारा भाई कि न्यूक्लियॉन के बीच में लगता है, बिटवीन न्यूक्लियॉन लगता है। मतलब प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। इन द सेंस हमारा न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और वो ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना मास पे डिपेंड करता है। वो तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी हमारे पार्टिकल्स है उनके बिटवीन क्या है? हमारा न्यूक्लियर फोर्स लगता है। अब न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोल दिया, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा है।
जो प्लस प्लस रिपेल कर रहे थे उनको भी क्या कर रहा होगा, वो पकड़ के रखा होगा और एक तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये स्मॉल शॉर्ट रेंज के लिए अट्रैक्टिव होता है और न्यूक्लियस के बाहर ये अप्लाई नहीं होता, और अप्लाई होता भी तो थोड़ा सा रिपेल करता है। तो इसका मतलब याद रखो आप, जो आपके इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर फोर्स लगता है जो कि पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, और न्यूक्लियन के बीच में लगता है, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सबके बीच में लगता है। और यही हमारा और अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये पकड़ के रखता है। इसलिए हमारे प्रोटॉन, कभी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा नहीं होगा कि प्रोटॉन हमारा रिएक्शन कर रहा है किसी के साथ। आया समझ में अपने को? नेक्स्ट हमारे, तो ये आप प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेंगे इसकी न्यूक्लियर फोर्स की। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी और एक मास डिफेक्ट वर्ड आता है। मास डिफेक्ट आता है, क्या आता है? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब, नाम से ये डिफेक्ट पीस बोलते हैं हम, तो मास डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया भाई? डिफेक्ट मतलब थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। तो एक्चुअल में ऐसा समझो कि जैसे हमारी बॉडी के अगर हम पार्ट्स कर लिए जाए, ऑर्गन को अलग अलग कर दिया जाए, तो सेपरेट सेपरेट करके जो हम मास मेजरमेंट करेंगे और हमारा पूरी बॉडी का मास मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है हमको। तो ऐसे ही हमने क्या करा, न्यूक्लियस का मास मेजरमेंट करा हमने, और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको सेपरेट सेपरेट, जिसको हम न्यूक्लियन बोल रहे हैं, उनका मास मेजरमेंट करा तो उनमें डिफरेंस आया। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियन एंड मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियन और न्यूक्लियस के मास में जो डिफरेंस है उसी को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो क्या होता है भाई? मास ऑफ न्यूक्लियन, तो मास ऑफ न्यूक्लियन होता है हमारा, मास ऑफ न्यूक्लियन मैंने बताया स्टार्टिंग में, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर तो जितने रहेंगे वो मल्टीप्लाई कर दोगे आप, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। इनके डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? मास डिफेक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता ही है। और मास डिफेक्ट अगर आपने निकाल लिए, सब गिवन रहेगा, बाकी सब चीजें जो एटॉमिक नंबर रहेगा उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों? तब तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चलेंगे, और a माइनस जेड कर दोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए, a माइनस जेड कर दोगे, तो a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ब्रैकेट में ये सब आ जाएगा न्यूक्लियन के टोटल मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इससे ये पूरा आ जाएगा। तो मास डिफेक्ट आ गया, और मास डिफेक्ट आ गया तो आपसे बाइंडिंग एनर्जी पूछेगा। क्या एनर्जी पूछ रहा है अपने को? तो एनर्जी निकालने का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू सी का स्क्वायर, आइंस्टीन इक्वेशन m इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। बस उसी से हम क्या निकालेंगे, जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, डेल्टा m इंटू सी का स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या रखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8, और डेल्टा m क्या रखेंगे? मास डिफेक्ट, जो कि इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आया समझ में? इस तरीके से हमको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है भाई? ये जो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, अगर उनको सेपरेट कराना है या ब्रेक कराना है, वहां न्यूक्लियस से सेपरेट कराना है या ब्रेक कराना है, तो उनकी ब्रेक कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि एक आप डायग्राम देखेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिए हैं, इधर मास नंबर में दिया है। मास नंबर, इसका मतलब ए से डिनोट करते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इनमें रिलेशन दिया हमको। और एक रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया है, यहाँ पर लिखा है 0, फिर 50, फिर 100, फिर 150, फिर ये 200 और ये 250, और साथ में क्या दिया है मेरे लाल? तो अपने को दिया है यहाँ पर लाइन इस तरीके से ड्रॉ है, कि इस तरीके से लाइन दी है, और ये ग्राफ अपने को याद रहना चाहिए। यहाँ पर 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है,
फिर ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी 2 4 6 8 10। तो आपने एक ऑब्जर्व करे कि उस डायग्राम में कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि भाई हमारा यहां से स्टार्ट होता है हाइड्रोजन, जिसको हाइड्रोनियम बोलते हैं, फिर ये थोड़ा इधर जाता है, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसा बन रहा है, और हाइड्रोजन के बाद हीलियम, फिर लिथियम नीचे आ रहा है, फिर बेरिलियम, फिर हमारा बोरॉन, फिर कार्बन। ये थोड़ा ज्यादा चला गया ऊपर, ये यहां तक जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर ये जाएगा, फिर ऐसा नीचे आ रहा है, फिर ये कार्बन का भी थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, फिर अनस्टेबल, फिर ऐसा जा रहा है। 8 से ऊपर जो जा रहा है वो ज्यादा स्टेबल, जबकि सल्फर ज्यादा स्टेबल है। मतलब स्टेबिलिटी के लिए दिया है तो हमारे न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है और नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा आयरन है सबसे ऊपर, तो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा हमारा आयरन है। और उसके बाद हम देखते हैं जैसे हमारा 200 के ऊपर मास नंबर जाता है तो हमारा ये फिर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये एनसीईआरटी में बना हुआ है, वो डायग्राम अपने को थोड़ा सा 1-2 बार बना के देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यूरेनियम आ जाएगा, जिसका तो अपनी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी अगर 8 मेगा इलेक्ट्रॉन से ऊपर है तो वो ज्यादातर एलिमेंट हमारे या न्यूक्लियस कैसे हैं, स्टेबल है, और बाकी सब क्या है, अनस्टेबल। तो यूरेनियम 235 हमारा क्या है, 200 से ऊपर है, जो कि अनस्टेबल है क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिक्रीज है। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे आप जानते हैं कि जिम जाने की जरूरत किसको किसको है, एक तो इसको है सिंगल हड्डी, और एक किसको है, हैवी वेट वाले को। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है कि जो मास नंबर जिसका लेस देन 30 है वो भी अनस्टेबल है, और जिसका मास नंबर हमारा 120 से ज्यादा है वो भी अनस्टेबल है, और इसके बीच वाले क्या है, स्टेबल है। मतलब 30 से 120 जिसका मास नंबर है वो स्टेबल एलिमेंट है, ये न्यूक्लियस है हमारे। तो यहाँ पर ये अनस्टेबल है ये दोनों। तो लाइट वेट वाले क्या करते हैं, अब लाइट वेट वाला वही जिम जाके क्या करेगा, थोड़ा सा फैट रेट बढ़ाएगा, शोले शोले बनाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी लाइट न्यूक्लियाई जो हमारे हैं वो आपस में ज्वाइन करेंगे और थोड़ा सा उनका वेट इंक्रीज करेंगे, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। और जो हैवी वेट वाले हैं वो क्या करते हैं, अपना वेट डिक्रीज करते हैं, मतलब ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पर हैवी न्यूक्लियाई हमारा ब्रेक होके 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। ये स्टेबिलिटी वाला डायग्राम हो गया अपना। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजन सबसे स्टार्ट, न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट करते हैं। कैसे याद रखोगे आप फिजन और फ्यूजन को, तो Fi आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, Fi से याद रख लेना डिवाइड, Di, Fi Di। तो यहाँ पर डिवाइड होगा मतलब हैवी वेट, हैवी न्यूक्लियस टू लाइट न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाएगा। और अगर फ्यूजन आया तो कैसे याद रखोगे, कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक तरीका है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो क्या है भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन Fu आ रहा है तो ऐसे याद रखो सम, Su Fu। तो सम होगा, तो सम कौन सी चीज होगी, लाइट न्यूक्लियाई स्टेबल होने के लिए सम होंगे। तो इसका मतलब 2 लाइट न्यूक्लियाई सम होंगे, मतलब ऐड होके क्या बनाएंगे, थोड़ा सा अपना वेट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से हमारा न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शन होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, डिफरेंस याद करना है, रिएक्शन भी याद करना है। न्यूक्लियर फिजन की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियाई इज ब्रेक इनटू टू लाइट न्यूक्लियाई फॉर स्टेबल ऑफ न्यूक्लियस एंड देयर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी विल बी इंक्रीज, जिससे इनकी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो स्टेबल हो जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिजन। इस एग्जांपल, एक रिएक्शन आपको याद रखना है कि जैसे आपने यूरेनियम 235 में किसकी बम्बार्ड कराया भाई, न्यूट्रॉन की बम्बार्ड कराया। न्यूट्रॉन क्या लिखते हैं, 1 ऊपर रहता है नीचे 0 रहता है, मतलब वो मास नंबर को शो कर रहा है और ये एटॉमिक नंबर को। तो जब भी हमने ये करा तो हमारे सामने क्या बनता है, बेरियम और क्रिप्टॉन, दो लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेरियम होता है 56
और क्रिप्टॉन होता है 36। तो ये हमारा 56 और 36, और यहाँ पर आता है भाई ये आता है हमारा 56, ये आता है अप्रोक्सीमेट 144, और ये आता है 36 का 89। कैलकुलेट कर लेते जरा, 9 4 13, हाँ ठीक है। और साथ में क्या बनाते हैं, 3 न्यूट्रॉन। अब इसको बैलेंस करना, ये अपने को याद रखना चाहिए, बेरियम और क्रिप्टॉन बनाते हैं, उनका एटॉमिक नंबर मास नंबर लिखने के लिए। अब यहाँ पर बैलेंस करके देख लेते हैं जो मिस्टेक हो रही है। तो 92 इधर एटॉमिक नंबर, इधर 0, तो टोटल एटॉमिक नंबर हुए 92, तरफ भी 92 होना, तो 6 और 6 12, 5 3 8, और एक बचा था रिमेनिंग, कितना हो गया 92। ये दोनों भी मिलके क्या हो गया भाई 92, मतलब हमारा क्लियर है कि बेरियम और क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर सही लिखा है। फिर मास नंबर क्या है 235 प्लस 1 कितना हो जाएगा 236। तो यहाँ पर भी हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 और 4 13, 8 और 4 12 और 1 13, और 1 कितना 1 और 1 2, कितना आ रहा है 233 आ रहा है, जबकि इधर 235 प्लस 1 236 है, और इधर 233 आ रहा है। यहाँ पर साथ में क्या निकले 3 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन 1 देगा ऊपर का मास नंबर, तो 3 न्यूट्रॉन 3 दे देंगे। तो 233 में 3 न्यूट्रॉन के मास नंबर ऐड कर दिए तो कितना आ गया 236। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया और आपको याद हो जाएगा। सेम ऐसे यूरेनियम में जब हम इसकी बम्बार्ड कराते हैं, न्यूट्रॉन के स्ट्राइक कराएंगे, बम्बार्ड कराएंगे, तो ब्लास्ट होगा। जैसे हम पटकू बम फोड़ते हैं नहीं, बस वैसे समझो इसको कि यूरेनियम हैवी न्यूक्लियाई, इसमें जब हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराएंगे तो इससे लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स देता है। सेम वैसे ही रिएक्शंस हम कराते हैं तो स्ट्रांसियम और जिनॉन बनता है, जो कि आपको एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के उसमें मिल जाएगा। स्ट्रांसियम और जिनॉन बनता है, और अभी हम जो नोट्स बताएंगे उसमें भी ये सब रिएक्शंस दी है। स्ट्रांसियम और जिनॉन बनता है, साथ में 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो थोड़ा सा इनको रिमेंबर अपने को याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, और इसमें कितनी एनर्जी हमारी रिलीज होती है, तो हमको याद रखना है अप्रोक्सीमेट हमारी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। और हमारा मेन न्यूक्लियर फ्यूजन कराने का ही पर्पस है। और न्यूक्लियर फ्यूजन भी क्या है 2 टाइप से होता है, एक कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन और एक अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन। कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन का हम यूज किसमें करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। क्लियर है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह सुने होंगे। तो कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ग्रेफाइट की रॉड यूज करते हैं, जिससे हमारे जो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। अभी 3 न्यूट्रॉन फिर से चेन रिएक्शन बनाएंगे, बहुत सारे एटम लेंगे हम, तो बहुत सारे एटम जो हमारे यूरेनियम के रहेंगे फिर से रिएक्ट करके बहुत ज्यादा चेन बना लेंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को ग्रेफाइट की रॉड उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। 1 न्यूट्रॉन बस बचेगा जो नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा कंट्रोल रिएक्शन हो जाएगी, जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट अनकंट्रोल्ड रिएक्शन में क्या होता है 3 न्यूट्रॉन, फिर ये 3 के 3 और चेन होगी 9 27 ऐसा बनते जाता है। और इसका यूज करते हैं हम न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह में, एटम बम वगैरह में। आपको मालूम है अमेरिका ने 1945 में जापान ज्यादा उड़ रहा था तो उस पर न्यूक्लियर वेपन का यूज किया था हिरोशिमा और नागासाकी में। तो आज तक भी वहां पर जो चाइल्ड की बर्थ हो रही है वो हैंडीकैप्ड हो रहा है, क्योंकि ये अभी भी उसके पॉइजन और रिएक्शंस चल रही है। क्लियर है, तो आए समझ में, बहुत खतरनाक है न्यूक्लियर फ्यूजन अनकंट्रोल, और कंट्रोल वाली कर लिए तो यही बेनिफिट है। तो सेम वैसे ही बेटा पढ़ाई में भी है, अगर आप डाटा का, नेट का, यूट्यूब का अगर आप सही इस्तेमाल करोगे तो रिजल्ट 95 से ऊपर आएगा। और वहीं अगर तुम और भी पता है आपको सैया भैया और दुनियादारी अगर देखने में, और गेम्स है और ढेर सारी बहुत सारी चीजें उसमें टाइम वेस्ट करोगे तो आप अनकंट्रोल हो जाओगे। अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन तो वो क्या करेगी, लॉस ही करती है, बर्बादी करेगी हमको। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन क्या होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर यूज होती है, तो ये सनलाइट, सन या जो स्टार या सन हमारा ऑल टाइम क्या दे रहा है भाई, ऑल टाइम हमको सनलाइट दे रहा है, सोलर एनर्जी दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन।
ये क्या है, कंटिन्यूअसली हो रही है। तो वहां पर हमने ऐसा एज्यूम करा है कि भाई जो हाइड्रोनियम है, हाइड्रोनियम आपस में, जो हाइड्रोनियम है वो आपस में मिलते हैं और क्या बना रहे हैं, ड्यूटेरियम बना रहे हैं, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन प्लस बना रहे हैं और कुछ अमाउंट में एनर्जी हमारी रिलीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब लाइट वाले न्यूक्लियाई, जब इसमें लाइट न्यूक्लियाई मिलके थोड़ा सा अपना मास नंबर इंक्रीज करेंगे तो उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलेंगे। when two nuclei are join and make a medium mass number of element या increase mass number, then the reaction is called nuclear fusion reaction। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर चैन रिएक्शन होती है। फिर ड्यूटेरियम आपस में मिलके क्या बना देते हैं भाई, हीलियम बना लेते हैं। बट यहाँ जो हीलियम बनाते हैं वो 2 एटॉमिक नंबर रहता है पर मास नंबर 3 रहता है। मतलब एक हमारा अभी मास नंबर बैलेंस नहीं होगा, 2 2 4 है तो इधर 3 है। एक मास नंबर बैलेंस करने के लिए हम एक न्यूट्रॉन क्या कर देंगे, रिलीज, और एक गामा आमा आपको थोड़ा सा इसके फॉर्म में मिलेगा। आया समझ में? तो इस तरीके से हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पर होती है, स्टार्स में और सन में। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वो आपको न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं पूछेगा, वो बोलेगा कि सन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करो, उसकी स्टेप देखो। तो एनसीईआरटी में 4 रिएक्शन दिए, वो पूरे स्टेप्स अपने को याद होना चाहिए। क्लियर है? और स्टार्स में भी पूछे तो स्टार्स में भी यही रिएक्शन होती है, इसलिए वो क्या है, चमकते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारे को कंटिन्यूअसली लाइट आता है। क्लियर है? और किसी को कंफ्यूज हो रहा है सर कंटिन्यूअसली नहीं, डे और नाइट हो रहा है, भाई वो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, इसका कारण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो गया। और न्यूक्लियर फ्यूजन भी 2 टाइप की होती है, कंट्रोल और अनकंट्रोल। और न्यूक्लियर फ्यूजन कहां पर होती है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होना चाहिए। हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि 10 टू पावर 7 केल्विन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है इसको ज्वाइन करने के लिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं हम भाई, नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या आ रहा है हमारा नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं भाई, जैसे आपने देखे कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो आपने देखे होंगे अपने दोस्त में से कुछ ज्यादा वायरस जैसे उचकते रहते हैं, बस वैसे ही यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि अगर उनको फ्री एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए तो उनसे कुछ अल्फा पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। उन्हीं को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि भाई हमारा जो यूरेनियम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितने भी है, जैसे यूरेनियम हो गया हमारा, तो पोलोनियम हो गया, तो इनको कहां पर रखा जाता है, लेड के बॉक्स में पैक करके रखा जाता है, जिससे इनसे अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल बाहर ना आ पाए। और ये यूरेनियम जो है, अगर हमने यूरेनियम को रखा किस पे, हमारे लेड के बॉक्स में, और थोड़ा सा स्पेस ओपन करके रखा, तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करा, इससे कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं। और वो कैसे डिसाइड करे, वो कुछ पार्टिकल को डिसाइड करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, और लेड के बॉक्स में हमने जो रखा है उसके आइट साइड में 2 प्लेट रख दिए। ये हमारा लेड का बॉक्स है भाई, और ये लेड के बॉक्स में हमने क्या रखा है, यूरेनियम को रख दिया है। और यूरेनियम को तो रखा है हमने, साथ में आइट साइड में हमने 2 प्लेट रख दिए। तो उससे क्या हुआ कि जो यूरेनियम है हमारा, यूरेनियम से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, और वो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, 2 प्लेट रख दिया, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। तो हमने ऑब्जर्व करा कि यूरेनियम से कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं और वो किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये समझ में आया मेरे लाल कि ये जो पार्टिकल जा रहा है वो कैसा नेचर का होगा, नेगेटिव नेचर का होगा, तब तो किधर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ। और ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में कौन सा पार्टिकल होगा, तो ये बीटा पार्टिकल। ये बीटा पार्टिकल कैसा होता है हमारा, नेगेटिव नेचर का। और बीटा भी 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव बीटा, बीटा प्लस, और एक बीटा माइनस, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बीटा पार्टिकल हमारे कितने टाइप के होते हैं, बीटा प्लस और बीटा माइनस। इसका मतलब जब भी बीटा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में चेंजेस आएगा। नेक्स्ट
हमने देखे कुछ पार्टिकल किधर जा रहे हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ, इसका मतलब वो खुद कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर ये कौन से पॉजिटिव है, तो हमने देखा कि जो पार्टिकल आ रहा है उसके पास 2 प्रोटॉन है, और 2 प्रोटॉन किसके पास होता है, अल्फा पार्टिकल के पास। तो अल्फा पार्टिकल के पास हमारा क्या है भाई, 2 प्रोटॉन्स है। तो हमारे अल्फा पार्टिकल है, इसके पास क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन। और 2 प्रोटॉन वाला कौन सा एलिमेंट है अपनी पीरियोडिक टेबल में, हीलियम। तो इसलिए जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो उससे 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज होंगे और मास नंबर कितने होंगे, 4, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। और कुछ पार्टिकल हमने देखे कि ना वो पॉजिटिव प्लेस की तरफ गए ना नेगेटिव, वो कैसे चले गए, स्ट्रेट। का मतलब ना ये न्यूट्रल है, मतलब ना पॉजिटिव नेचर का ना नेगेटिव नेचर का है, बस ये कुछ एनर्जी को लेके रेडिएट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गामा पार्टिकल। तो अल्फा बीटा गामा ये हमारे जो कि एनसीईआरटी में भी दिए हैं 3 पॉइंट, वो हम पढ़ लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है। तो गामा पार्टिकल निकलेगा तो कोई हमारी रिएक्शंस कहना चाहिए होगी नहीं, ठीक है, मतलब रिएक्शंस हो रही है, मतलब कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं आएगा एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में। यहां पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, अगर एक किस टाइप का क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई एलिमेंट है x मान लो, और इसका एटॉमिक नंबर दिया है 92 और मास नंबर 235, और आपसे बोल दिया जाए कि हाँ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, हमारा रिलीज हो रहा है। तो बताओ जो हमारा बाय है, बाय में b और c की वैल्यू बताओ। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा सकता है कि अगर यहीं पर बीटा प्लस निकल रहा है तो फिर E और F की वैल्यू बताओ, E और F की वैल्यू बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी मैंने बताया कि जब भी अल्फा और बीटा निकलेंगे तो वो एटॉमिक नंबर में चेंजेस करेंगे, और मास नंबर में चेंज कब होगा, ओनली अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है मतलब हीलियम निकल रहा है, हीलियम निकल रहा है मतलब 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा और मास नंबर 4 डिक्रीज होगा। तो 235 में से मास नंबर डिक्रीज करो 4, तो 235 माइनस 4 कितना जाएगा, 231। इसका मतलब ये समझ में आया, 231 सी की वैल्यू हो जाएगी, और बी की वैल्यू क्या होगी, तो 2 एटॉमिक नंबर क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। तो 92 में से अगर 2 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 90। तो बी की वैल्यू आ गई। अब ई की वैल्यू, तो बीटा प्लस आ रहा है मतलब मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, एटॉमिक नंबर में चेंज। और जैसे हमारे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो ऐसे समझो कि बीटा प्लस क्या करता है, एक एटॉमिक नंबर को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर आया 90, तो 90 में से एक और बीटा प्लस चल गया, मतलब एक एटॉमिक नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो 90 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 89 ई की वैल्यू, और एफ की वैल्यू तो सेम रहेगी 231, क्योंकि बीटा जब भी रिलीज होता है तो उससे मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता है। नेक्स्ट, किसी का उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कोई यहाँ पर एलिमेंट है और यहाँ पर ए और बी दे दिए हमने, यहाँ पर दे दिए बीटा माइनस, और यहाँ पर दे दिए बाय और सी और डी, और यहाँ पर दे दिया हमने जेड, और यहाँ पर नंबर दे दिया हमने 80, और इधर दे दिए 192। तो बताइए कि यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पर अल्फा बोल दिए हमने। तो इसका मतलब ये समझ में आया, या गामा ले लेते हैं। यहाँ पर क्या दे दिए भाई हमने, गामा। तो गामा जब भी रिलीज होगा तो यहाँ रिवर्स चलना पड़ेगा, तब एबीसीडी की वैल्यू आएगी। तो हमने देखा 80 है एटॉमिक नंबर और इधर मास नंबर 192। उसके पहले क्या निकला है, गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल मैंने बताया ना एटॉमिक नंबर चेंज होता है ना मास नंबर, मतलब C की वैल्यू भी 80 आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी, मास नंबर की वैल्यू भी कितनी आएगी 192, क्योंकि गामा पार्टिकल जब भी रिलीज होता है तो भाई कोई चेंजेस नहीं होता है। बट अब यहाँ पर बीटा रिलीज हो रहा है तो बीटा माइनस, तो बीटा माइनस से क्या होता है, एक एटॉमिक नंबर ऐड होता है। माइनस जैसे नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, ऐसे इसने 1 एटम गेन किया होगा, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ 80, तो 80 के पहले क्या रहा होगा 79, तो मतलब ये 79 होगा और यहाँ पर मास नंबर तो 192 हो जाएगा। तो सिमिलर ये चीजें हम इस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उसको अपने को सॉल्व करते बनना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम तो, और इसके बाद रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, बैक्यूलर, क्योंकि बैक्यूलर एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, बैक्यूलर। अब आते हैं हम प्रीवियस ईयर में किस तरीके से पूछा गया है
उसको नोट्स के थ्रू देखते हैं, और आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है तो ये आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर आपको चीजें सब मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये देखो, जैसे न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर किसने किया है, जो कि प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया हमने, रदरफोर्ड ने किया है। फिर न्यूक्लियर डेंसिटी डिपेंड नहीं करती मास नंबर पे, और कितनी होती है 10⁻17 kg पर मीटर के अप्रॉक्स बताया था मैंने। फिर साइज ऑफ न्यूक्लियस जानती हो, R इज प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3, आपको दिख रहा होगा सब आई थिंक, ठीक है। तो ये सब नोट कर लेंगे, साइज ऑफ, या तो वो जो मैंने पहले पढ़ा दिया वही सब। फिर हमारा जो ऑर्डर है, किस ऑर्डर में रहता है न्यूक्लियस का साइज, तो 10⁻−15 मीटर, या उसी को 1 फर्मी बोलते हैं। और एटम का साइज क्या होता है, 10⁻−10 मीटर, या उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर फिर क्या होगा, कंपोजिशन तो न्यूक्लियस जानते ही आप, क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। फिर यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स पढ़ लिए हमने, सब चीजें ये सब नोट डाउन कर लेंगे। एटॉमिक्स नंबर क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोटॉप डिस्कस कर चुके हैं हम, आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोटोन सब डिस्कस कर चुके हैं। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट, ये मास डिफेक्ट, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ न्यूक्लियन एंड मास ऑफ न्यूक्लियस। ये मास ऑफ न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास माइनस न्यूक्लियस का मास, इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, वही एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूट न्यूक्लियन। न्यूक्लियन के को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो इसलिए देखो, स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो स्टेबल न्यूक्लियाई किसको बोलते हैं, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, और वो किनकी होती है, 3 मास नंबर 30 से 120 के बीच में होते हैं वो। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर ग्रेटर है किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वो भी क्या है, ज्यादा स्टेबल रहता है हमारा। यहीं पर अनस्टेबल, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, और साथ ही मास नंबर, वही मैंने बताया ना, हड्डी वाले को भी कहाँ जाना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है, और हैवी वेट वाले को भी कहाँ जाना पड़ रहा है, जिम जाना पड़ रहा है। मतलब 30 से कम वाला हो या हैवियर न्यूक्लियाई 120 से ज्यादा हो, वो दोनों क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं हमारे। क्लियर है। इसके बाद हमने देखा क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में आपने देखे कि 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये देखो यहाँ पर एक रिएक्शन दी है, जिसके थ्रू हम क्या समझ सकते हैं, 1H1 1H1 1H2। ये कहाँ पर होता है, सन में होता है। लिखा है यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन। वो किसके थ्रू हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन, या स्टार्स में भी हो रहा है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। न्यूक्लियर फ्यूजन तो हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है लाइट न्यूक्लियाई में, जैसे हमारा यूरेनियम न्यूट्रॉन की जब बम्बार्ड कराएंगे, बेरियम और क्रिप्टॉन, ये सब अपन ने बता दिए हैं। और प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, कोई कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन में। फिर न्यूक्लियर रिएक्शन कोई प्रोसेस ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए, अब क्यों कर रहा है, जिम क्यों जा रहा है इंसान, ताकि एक बॉडी बनाए। वैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन क्यों हो रही, ताकि वो स्टेबल हमारे क्या हो, स्टेबल न्यूक्लियाई हो। ये सब हमने देख लिए। अब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए जरा। द मास डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, द मास डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर में। द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज, कैसी होती है डेंसिटी, मैंने बताया हूं कि मास नंबर पर डिपेंड नहीं होती है। ये तो भैया रेडियस है, A⁻1/3, और इंडिपेंडेंट ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन, की डिपेंड नहीं करती डेंसिटी। मास डिपेंड करता है, वो रेडियस डिपेंड करता है, और वॉल्यूम डिपेंड करता है। Then 2 nuclei have their mass number in the ratio of 8⁻1, the ratio of their nuclear density। ये देखो फिर से मास नंबर का रेशियो पूछा है, मास नंबर का रेशियो दे दिया है, और न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है। तो मेरे लाल अभी बताया है कि मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करती डेंसिटी, मतलब दोनों की डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, तो इनका रेशियो क्या होगा, 1:1 हो जाएगा, डिपेंड ही नहीं करती। फिर यहाँ पर द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर है ऐसा शार्प पीक ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, दिस इंप्लाइज दैट हीलियम न्यूक्लियस इज कैसा है हमारा, हीलियम कैसा है, स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियस। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ पर रेडियस
इसकी दी r, हमको ये रेडियस निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया हूं कि अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये वाला कि द रेडियस दी हमको r इसकी, और इसकी रेडियस पूछ रहा है। तो हमको मालूम है रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, मास नंबर के। तो इसका मास नंबर कितना है 27, पावर क्या हो जाएगी 1/3। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो। सेम यहाँ पर r डैश निकालना है किसकी, इस वाले बाई की निकालना है। तो इसका मास नंबर कितना है 125 की पावर 1/3 कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3, ये फॉर्मूले का यूज करके हमने दो इक्वेशंस बना लिए। दोनों को डिवाइड करेंगे तो r इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, r डिवाइडेड बाय r डैश प्रोपोर्शनल। 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 का क्यू लिख सकता हूँ, और 3 का क्यू लिखूंगा तो 3 का क्यू लिखूंगा तो ये क्यू से ये 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 3। तो 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी 5 का क्यू लिख सकता हूँ 125, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। ये 3 5 का क्यू से 3 से 3 गया तो क्या बचेगा 5, तो 3/5 आ जाएगा। तो r डैश इज इक्वल टू 5r/3। तो 5r/3 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, और इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। फिर ये डेंसिटी दी है, 2 न्यूक्लियाई है मास नंबर। तो भाई मास नंबर कुछ नहीं है, वो डिपेंड ही नहीं करता है, मतलब सेम रेशियो होगा, क्लियर है। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ 2 न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर ये इतना दिया है, तो वो डिपेंड ही नहीं करता है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, क्लियर है, उन पर डिपेंड ही नहीं करता है। आया समझ में अपने को। ये प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चंस है, तो आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर भी दिया है, ये देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आए, हमने सब कुछ डिस्कस किया है। डिफाइन द टर्म मास डिफेक्ट, इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये तो हमने वहां रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, मैंने बताया वो ग्राफ आप देख लीजिएगा, मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में दिया है, क्लियर है। फिर न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ये बता दिए ब्रीफली, ऑफ मल्टी स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्व इन जनरेशन ऑफ एनर्जी इन सन, ये अपनी मल्टी स्टेप प्रोसेस किस में दी है हमको, एनसीईआरटी की बुक में दी है, 4 प्रोसेस 1H1 1H2, वो आप देख लीजिएगा आपको बन जाएगा। और इसके अलावा सब हमने डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर एक कैलकुलेशन ऑफ फ्यूजन रिएक्शन वगैरह सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। ये सब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजन एंड फ्यूजन विथ एग्जांपल भी बता चुका हूँ मैंने, और डेफिनेशंस और वो सब हमने पढ़ लिए हैं। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। और यहाँ पर नीचे अपने को क्या दिया, ये देखो अल्फा बीटा अल्फा गामा, ये कैसे रिलीज होता, अल्फा हुआ तो एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 4 मास नंबर, बीटा फिर अल्फा फिर गामा, तो इस तरीके से अपने को समझना है, ठीक है। अभी हमको केस बेस्ड स्टडी वाले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत इजी है, देखो डायरेक्टली फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर क्या होगा a की पावर 1/3, ये सब बैलेंस करना जाएगा आपको। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है, ये जो भी क्वेश्चन है इसके पूरे सॉल्यूशन, ये वाला अपने को चार्ट याद रखना है, ठीक है। ये वाला ये बोल रहा था मैं, ये देखो आयरन ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा आयरन स्टेबल, फिर सल्फर मोल्डेड दिए हैं। तो 30 और 120 के बीच वाले की बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ रही है, और ये किस में रहता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी में। तो बस ये एक्सप्लेनेशन दिया है सब, और यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, ये कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से हमको आना चाहिए, ये बिल्कुल आपको बनना चाहिए क्वेश्चंस, बहुत ही इजी है। मास ऑफ न्यूक्लियस तो मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, सब हमने डिस्कस कर चुके हैं, सब सॉल्यूशन दिए हैं आपको। एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ग्राफ भी दिया है, ये सब हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस कर चुके हैं, ठीक। केस बेस्ड स्टडी वाले के आंसर्स दिए, तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमने पूरा चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट कर चुका है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है अब अपना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना वाला है। तो अपने दोस्त दुश्मन सबको, सैया भैया सबको शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार इसका रिवीजन करना है, और जो पिछले साल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। पूरे 10 ईयर्स के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर दिया हूँ। थैंक यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और प्ले स्टोर से मेसी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।